हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग हर रोज़ की बात ही आज फिर द्विवेदी काल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न पे बढ़ चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? क्या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर हरिऔध जी हैं, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनकी कृतियाँ ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी कृतियाँ हैं उद्धव शतक। कौन सी हैं? उद्धव जी मार दिए हैं शतक, याद रखिएगा। दूसरी इनकी कृति है गंगा का अवतरण। कौन है? गंगा अवतरण। इनकी अगली कृति है श्रृंगार लहरी। कौन सी है? श्रृंगार लहरी नाम से है। इसके बाद इनकी अगली कृति है हरिश्चंद्र है और हिंडोला है। कौन सी है? एक हरिश्चंद्र है और एक है हिंडोला। कौन सी है? हिंडोला। इत्यादि किनकी कृतियाँ हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। याद रखिएगा, ये सब इनके काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? बताइए हरिऔध जी का कौन सा है? क्या पद्म प्रसून है, या फिर मृत्युंजय है, या फिर प्रेम पचीसी है, या फिर देव सभा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पद्य प्रसून किनका है? हरिऔध जी का है। बाकी मृत्युंजय किनका है? यह राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। किनका है? राय देवी प्रसाद, जिनको पूर्ण के नाम से भी जानते हैं, पूर्ण का है। बाकी देवसभा किनका है? यह है रामचरित उपाध्याय जी का। किनका है? रामचरित उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी का। और प्रेम पचीसी किनका है? यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है, जिनको सनेही के नाम से जानते हैं। सनेही इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसैं, कविता लसिपा तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। अब यहाँ का आ गया कविता करके तुलसी न लसे, यानी कविता करके तुलसी नहीं धन्य हुए, बल्कि तुलसी कविता जो है तुलसी जी को पाकर धन्य हो गई। ऐसा कहने वाले कौन हैं? क्या अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी हैं, या फिर जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी हैं, या फिर नाभा दास जी हैं, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं? इसका सही जवाब है हरिऔध जी। किनकी यह कृति है? हरिऔध जी की यह क्या है? इनकी क्या है? पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? क्या अवधी में लिखा गया है, या फिर ब्रज भाषा में लिखा गया है, या फिर खड़ी बोली में लिखा गया है, या फिर अपभ्रंश में लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, आधुनिक काल में तो आप लोग जानते हैं खड़ी बोली में, लेकिन यहाँ पे उद्धव शतक जी के बारे में बताया गया है, यानी उद्धव शतक की रचना की गई है। किनके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। याद रखिएगा, इनकी रचनाएं जस्ट मैं अभी बताया हूँ, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, और उसके अलावा एक कलकासी, समालोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक और पद्मावली। कौन सी है? पद्मावली। यह सब रचनाएं किनकी हैं? यह सब रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? क्या 1910 में हुआ, या 11 में हुआ, या 1912 में, या 1915 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुआ? 1912 में। और प्रिय प्रवास का कब हुआ? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रचा है प्रिय प्रवास, इसका रचनाकाल कब है? 1914 है। याद रखिएगा। बाकी भारत भारती के रचनाकार है कौन? भारत भारती के रचनाकार गुप्त जी हैं।
कौन है? गुप्त जी हैं। इनको क्या कहा जाता है? गुप्त जी को, गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। जब भारत भारती की रचना किए थे, इन्हीं पर इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि को उपाधि दिया है। कौन दिए? महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा। गुप्त जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, झंकार, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णु प्रिया। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा है? यहाँ पे बताइए। साकेत की रचना कब हुई? मैं बताया हूँ 1931 में हुई। यशोधरा की रचना कब हुई? यह 1932 में हुई। कब हुई? 1932 में। जय भारत की रचना कब हुई? 1952 ईस्वी में हुई। और द्वापर की कब हुई? 1936 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद द्वापर, उसके बाद जय भारत, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या प्रिय प्रवास है, या साकेत है, या कामायनी है, या फिर वैदेही वनवास है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या है, आप लोग बताइए। इसका पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम इसका ब्रजांगना विलाप है। क्या है? ब्रजांगना विलाप। इसका क्या नाम है? पूर्व नाम है। यह किनकी रचना है बताइए? 1914 में यह रचा गया। किनके द्वारा रचा गया? हरिऔध के द्वारा। किनके द्वारा? हरिऔध जी के द्वारा रचा गया। यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और इनके दो प्रबंध काव्य और हैं। एक तो है पारिजात जो 1937 में रचे, और दूसरा है वैदेही वनवास जो 1941 में रचे। यही वैदेही वनवास जो 1941 में रचे, यह क्या है? प्रबंध काव्य है। इनको कवि सम्राट कहा जाता है। किनको? हरिऔध जी को। क्या कहा जाता है इनको? कवि सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा। बाकी साकेत का रचना काल कब है? 1931 ईस्वी में है। कौन रचे इनको? इनको गुप्त जी रचे। याद रखिएगा। कामायनी तो आप लोग जानते ही हैं। किनका है? जयशंकर प्रसाद का है। 1935 में इसकी रचना हुई, और उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बार बार परीक्षा हाल में पूछा जाता है, और ज़्यादातर लोग इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा कर आते हैं, जो कि गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताइए। रंग में भंग नहीं है, या फिर भारत भारती नहीं है, या फिर द्वापर नहीं है, या वैदेही वनवास नहीं है? कौन मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा वैदेही वनवास नहीं है। यह किनका है? यह हरिऔध जी का है। किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह कृति है। और यह है क्या? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कहते किसको हैं? पहले तो यह जान लेते हैं। प्रबंध काव्य उसको कहते हैं जिसमें कोई कथा या कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है, बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ उसमें आके जुड़ जाती हैं, और उसे क्या कहा जाता है? प्रबंध काव्य। जैसे कि रामायण हो गया, इसमें बीच बीच में लव कुश कांड, किष्किंधा कांड आकर जुड़ जाता है, जो कि एक रोचक कहानी के रूप में उसको क्या कर देता है? बना देता है। इसलिए इसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा एक नहीं है गुप्त जी का? वैदेही वनवास नहीं है। बाकी रंग में भंग, द्वापर और भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। गुप्त जी की और बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, वैतालिक, पंचवटी, यह सब गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ के खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी से नहीं रुकती। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है,
या फिर श्याम सुंदर जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर गणपति चंद्रगुप्त जी का है? बताइए किनके बारे में कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं। किनके बारे में कहे हैं? या महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहे हैं कि यदि वह उठकर खड़े नहीं होते तो चारों तरफ जिस तरह से अव्याप्त बुराइयां हैं, व्याकरण के विरुद्ध सम्मत रचनाएं थी, वह जो जल्दी से नहीं रुकती। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राय प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, या श्रीधर पाठक जी हैं? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अन्य लेखकों की पंक्तियां हम लोग ऐसे ओरली देख लेते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। यह पंक्तियां किनकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। वाह वाह। और श्रीधर पाठक की है, बीजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ऐसी पंक्तियां पाठक जी की हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? यशोधरा क्या है? गद्य है, या पद्य है, या चंपू है? चंपू का मतलब गद्य पद्य दोनों मिश्रित, या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? चंपू है, यानी कि गद्य पद्य दोनों मिश्रित यह कृति है। यशोधरा किनकी कृति है? गुप्त जी की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखा करता था? बताइए। श्रीधर पाठक जी, या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, या गंगा शरण सिंह जी, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अच्छा, इनके गुरु कौन थे? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे नवनीत लाल चतुर्वेदी। कौन थे? नवनीत लाल चतुर्वेदी। नवनीत लाल चतुर्वेदी जी थे। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं मैं जस्ट अभी बताया हूँ। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक, यह सब किनकी रचनाएं हैं? सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। और इन्होंने जकी उपनाम से क्या करते थे? उर्दू में गज़लें लिखते थे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन एक महाकाव्य नहीं है? इसमें पूछा गया कि महाकाव्य कौन नहीं है। क्या जयद्रथ वध नहीं है, या प्रिय प्रवास नहीं है, या साकेत नहीं है, या फिर रामचरित चिंतामणि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा जयद्रथ वध नहीं है। कौन सा? जयद्रथ वध नहीं है। यह किनका है? यह गुप्त जी का है। किनकी रचना है? गुप्त जी की। प्रिय प्रवास किनकी रचना है? यह हरिऔध जी की रचना है। किनकी रचना है? हरिऔध जी की रचना है। बाकी रामचरित चिंतामणि यह क्या है? यह महाकाव्य है। और किनकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की रचना है। साकेत तो आप लोग जानते ही हैं, गुप्त जी की रचना है, जो 1931 ईस्वी में रचित है। साकेत याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? बताइए। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की है, या बंशीधर शुक्ल की है, या विश्वनाथ पाठक का है, या अदम गोडवी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा बंशीधर शुक्ल का। कौन से शुक्ल जी का है? बंशीधर शुक्ल का है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। बताइए कौन सी एक ऐसी इसमें ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन है जो द्विवेदी काल की कविताओं की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए है कल्पना का अतिरेक,
ऑप्शन बी है राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी है इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन डी है नीति और आदर्श का चित्रण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कल्पना की अतिरेक इसमें नहीं दर्शाया जाता है, कल्पना से नहीं लिखा जाता है, अर्थात कल्पना से लिखने का मतलब हो जाएगा कि भाव के अनुभूति के आधार पर लिखना, जबकि ऐसा द्विवेदी काल में नहीं है। राष्ट्रीयता बिल्कुल है, भारतेंदु काल में भी है और द्विवेदी काल में भी है। इतिवृत्तात्मकता बिल्कुल है, नीति और आदर्श का चित्रण भी है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वही वाला फिर आ गया प्रश्न, लेकिन ऑप्शन अलग हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, बिल्कुल गलत बात है, पहला ही मिल गया तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, बिल्कुल सही बात है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए ही एक गलत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक है, या रामकृष्ण काव्य है, या ब्रजवर्तिका है, या श्याम शतक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? उद्धव शतक इनका ब्रजभाषा में काव्य है। नाम ही देख रहे हैं, उद्धव माधव, ये लोग क्या हैं? ब्रजभाषा से रिलेटेड हैं, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह रचना कब रचे? 1970 ईस्वी में इसकी रचना काल है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और उद्धव शतक उनकी भी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी, तो इसमें आप भूलिएगा नहीं या गुमराह नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? क्या मैथिली शरण गुप्त किए हैं, या राय देवी प्रसाद पूर्ण किए हैं, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किए हैं, या फिर रामचरित उपाध्याय जी किए हैं? धाराधर धावन शीर्षक से बताइए, जो कालिदास के मेघदूत है उसका अनुवाद किसने किया है ब्रजभाषा में? किसने किया है ब्रजभाषा में? राय देवी पूर्ण जी किए हैं। कौन किए हैं? राय देवी पूर्ण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इनकी और कौन कौन सी रचना है हम लोग राय देवी पूर्ण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक दो रचना है, जैसे स्वदेश कुंडल, क्या नाम है? स्वदेश, या फिर कह सकते हैं स्वदेशी कुंडल। और इनकी कौन सी एक रचना है? एक रचना इनकी मृत्युंजय। कौन सी रचना है? मृत्युंजय। और इनकी लास्ट रचना है राम रावण विरोध। कौन सा है? राम रावण विरोध। और कौन सी एक लास्ट रचना इनकी है? अमलतास है, जो फेमस है अमलतास। पूछ देगा अमलतास के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, या जयशंकर प्रसाद के हैं, या महादेवी वर्मा के हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी जी के हैं। वो भी द्विवेदी में कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा एक काव्य ग्रंथ गुप्त जी का नहीं है? क्या जय भारत नहीं है, या द्वापर नहीं है, या विष्णुप्रिया नहीं है, या मानसी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसी, स्वप्न, पथिक, मिलन। यह सब किनकी रचनाएं हैं? यह सब राम नरेश त्रिपाठी जी की है। किनकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी ही इनका नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है। कौन कौन सी रचना है? मिलन है, मानसी है, पथिक है और स्वप्न है। बाकी तीनों रचनाएं किनकी हैं? बाकी तीनों रचनाएं गुप्त जी की हैं। विष्णुप्रिया भी इन्हीं की है,
जय भारत भी इन्हीं की है और द्वापर भी इन्हीं की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने, या दिनकर जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर हरिऔध जी ने? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। यह पंक्तियाँ या कविता किनकी हैं? यह शुक्ल जी का है। जबकि दिनकर जी कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। और हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं, इनकी पंक्तियाँ हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और हरिऔध जी का तो वही है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। हरिऔध जी की है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? बताइए, लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला। उनके बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है? किस प्रबंध काव्य में बताया गया है? गुरुकुल में, या साकेत में, या रंग में भंग में, या फिर पंचवटी में? किस प्रबंध काव्य में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा साकेत में, जो कब रचित है? 1931 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा? गुप्त जी के द्वारा रचित है, याद रखिएगा, साकेत में। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो शुक्ल जी किनको मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं, या हरिऔध जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किए। यह जो एकांतवासी योगी, किस रचना, कौन सी ऐसी रचना है जिसका अनुवाद है एकांतवासी योगी नाम से? तो उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है हर्मिट। कौन सी रचना है? उस रचना का नाम हर्मिट है। यह है रचना किनकी? यह रचना है गोल्ड स्मिथ की। किनकी? गोल्ड स्मिथ की रचना है। गोल्ड स्मिथ की 5 रचनाएं थी, जिनका अनुवाद इन्होंने, 5 रचनाओं का अनुवाद किसने किए? श्रीधर पाठक ने किए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, नए जोश उमंग के साथ रहूँगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, प्रश्न हेल्पफुल लग रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।